जा सकते हैं, जैसे महिला राजमिस्त्री समेत हजारों राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देना, फ्लाई एशा ईंटों का उपयोग करना, महिला स्वयं सहायता समूहों को सेंटरिंग सामग्री के लिए ऋण प्रदान करने और परियोजनाओं के बेहतर निष्पादन और निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, उन्हें सशक्त बनाना। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज 5,21,000 परिवारों का अपने घर का सपना पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली इन लोगों का इनके आशियाने में गृह प्रवेश कराएंगे। गौरतलब है कि दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 5.21 लाख लाभार्थियों के गृह प्रवेश में भाग लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले सोमवार को पीएमओ की ओर से जारी रिलीज में कहा गया था कि देश के हर जरूरतमंद परिवार को सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है। ये इस दिशा में एक और ऐसा ही कदम है। इस कार्यक्रम में पूरे मध्य प्रदेश में नए घरों में शंख, दीप, फूल और रंगोली समेत पारंपरिक उत्सव भी आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन में कई अनूठे और अभिनव कदम देखे जा रहे हैं, जैसे महिला राजमिस्त्री समेत हजारों राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देना, फ्लाई एशों का उपयोग करना, महिला स्वयं सहायता समूहों को सैनिटरिंग सामग्री के लिए ऋण प्रदान करने और परियोजनाओं के बेहतर निष्पादन और निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उन्हें सशक्त बनाना। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, जिसका सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष अकील अहमद ने चुनाव से पहले एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से औपचारिक बातचीत हुई है, जिसमें मुझे विश्वास दिलाया गया है कि हमारी सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद प्रदेश में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। जिसके बाद बीजेपी ने अकील अहमद की ओर से दिए इस बयान को चुनावी मुद्दा बना दिया और देखते ही देखते पूरे प्रदेश में यह मुद्दा आग की तरह फैल गया, जिसके बाद कांग्रेस को इसका खामियाजा भी अब भुगतना पड़ा है। दूसरी तरफ अकील अहमद के बयान से पार्टी ने किनारा करते हुए बहुत कोशिश की और खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उनकी अकील अहमद से कोई भी ऐसी बातचीत नहीं हुई है। साथ ही उस वक्त के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी इसी बात को दोहराया है, लेकिन इसके बाद ही पार्टी ने अकील अहमद के ऊपर उस समय कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन आज उत्तराखंड कांग्रेस सरकार ने फैसला लेते हुए अकील अहमद को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी से निकाले जाने पर अकील अहमद का दर्द साफ तौर पर झलक रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आपने देखा 2022 के इलेक्शन में बीजेपी ने एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो है काफ़ी हंगामा किया। मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग की थी। मेरा पर्चा जो है मुझे टिकट नहीं मिला 2022 में, तो मैंने निर्दलीय पर्चा भरा। उसमें मुझे जो है कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं वो मनाने के लिए आए, तो मैंने 10 बिंदुओं पर बात रखी थी। उसमें एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी जो है मुद्दा था कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में होनी चाहिए जो है। तो उसको लेके बीजेपी ने जो है उसको मुद्दा बनाया कि देवभूमि के अंदर उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी करके कांग्रेस तुष्टिकरण का काम करना चाह रही है, मुसलमानों के वोट बटोरने। उसमें हिंदू मुसलमान SC ST सबके बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत जो है फीस बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, जितने यहाँ पे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट वगैरह हाई स्कूल है, सबकी बहुत ज़्यादा फीस है। तो मैंने चाहा था कि सरकारी तरफ से अगर यूनिवर्सिटी हो। आरोप लगाया कि टिकट जो लोग मेरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम जो है हार गई, कांग्रेस हार गई,
और जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान पर हार गई, वो पहले अपने गिरवान में झाँक के देखें कि उन्होंने जो है टिकट को बेचने का काम किया या उन्होंने अपने चापलूसों को टिकट बांटने का काम किया। जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जिन लोगों ने 5 साल काम किया, उनको दरकिनार करके ऐसे लोगों को टिकट बांट दिए गए जो चापलूस थे और जिसमें जो है पैसा लिया गया। मैं तो खुला बोलता हूँ, कौन लोग थे? मैं नाम लेना नहीं चाहता, उसमें बहुत बड़ी जो है लीडरशिप है और उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो है आपस में जो है ये बयान आ भी चुके एक दूसरे के, मैं कहता हूँ उसकी भी जांच होनी चाहिए। भाई किसने पैसा लिया, दो जितनी पूरी कमेटी स्क्रीन कमेटी हमारी थी, जो हमारी जो टिकट बांटने का काम कर रही थी, सबकी जांच होनी चाहिए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर कांग्रेस जो है मुझे मेरा सहयोग नहीं करेगी, मैं मांग कर चुका और ये बात जो है मांग पूरे देश में फैल चुकी। अगर कांग्रेस मेरा सहयोग करेगी इसमें तो ठीक है, नहीं करेगी तो मैं व्यक्तिगत जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की यहाँ पे नींव रखूंगा उत्तराखंड के अंदर से। जरूरत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। सीएम योगी ने अपने पास राजस्व, गृह, सूचना जैसे भारी भरकम मंत्रालय रखे हैं, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम्य विकास समेत 6 मंत्रालय दिए गए हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। चौधरी लक्ष्मी नारायण को गन्ना विकास मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस से बीजेपी में गए जितिन प्रसाद को सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति, कार्मिक, गृह, सतर्कता, आवास और शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, भूतत्व और खनिर्कम, अर्थ और संख्या, राज्य और निबंध, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य संपत्ति जैसे विभाग भी बांटे गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। सीएम योगी ने अपने पास राजस्व, गृह, सूचना जैसे भारी भरकम मंत्रालय रखे हैं, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम्य विकास समेत 6 मंत्रालय दिए गए हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। चौधरी लक्ष्मी नारायण को गन्ना विकास मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी चुनाव के कुछ महीने पहले कांग्रेस से बीजेपी में गए जितिन प्रसाद को सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी का जिम्मा सौंपा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास की जरूरत है, न कि फिल्म की। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर द कश्मीर फाइल्स पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कश्मीर में एक बड़ी त्रासदी हुई। उन्होंने कहा कि 32 साल हो गए हैं और इतने साल बाद सरकार कश्मीरी पंडितों से कहती है कि हमने आपके लिए फिल्म बनाई है। पिछले हफ्ते ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस फिल्म की कमाई को पंडितों के पुनर्वास में लगाया जाना चाहिए और इसे यूट्यूब पर डाल देना चाहिए। इसे कमाई का जरिया नहीं बनाना चाहिए। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास की ज़रूरत है, ना कि फिल्म की। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर द कश्मीर फाइल्स को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कश्मीर में एक बड़ी त्रासदी हुई है। उन्होंने कहा कि 32 साल हो गए हैं और इतने साल बाद सरकार कश्मीरी पंडितों से कहती है कि हमने आपके लिए फिल्म बनाई है। पिछले हफ्ते ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस फिल्म की कमाई को पंडितों के पुनर्वास में लगाया जाना चाहिए और इसे यूट्यूब पर डाल देना चाहिए। इसे कमाई का जरिया नहीं बनाना चाहिए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास की जरूरत है, ना कि फिल्म की। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर द कश्मीर फाइल्स पर राजनीति करने के भी आरोप लगाए हैं।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कश्मीर में एक बड़ी त्रासदी हुई है। 32 साल हो गए और इतने साल बाद सरकार कश्मीरी पंडितों से कहती है कि हमने आपके लिए फिल्म बनाई है। पिछले हफ्ते ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि इस फिल्म की कमाई को पंडितों के पुनर्वास में लगाया जाना चाहिए और इसे यूट्यूब पर डाल देना चाहिए ताकि सब मुफ्त में इसे देख पाएं। महाराष्ट्र में स्थित मुंबा देवी मंदिर के पास बड़ा हादसा सामने आया है। यहां स्थित पटेल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। मुंबई फायर ब्रिगेड ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात ये घटना सामने आई है जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आग किस वजह से लगी है। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें कि मुंबई में सोमवार देर शाम एक व्यावसायिक इमारत में आग लगने से 5 लोग जख्मी हो गए हैं। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा कि मुंबा देवी इलाके में मेमन स्ट्रीट पर पटेल बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर शाम करीब 6:45 पर आग लग गई। उन्होंने बताया कि आग की सूचना मिलने पर दमकल की 3 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और आधे घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। दमकल विभाग के अधिकारी ने कहा कि आग में 5 लोग जख्मी हो गए हैं और सभी को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता गजानन दुबे जुड़ गए हैं। गजानन, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, जहाँ तक बात करें जो आग का ये मामला सामने आया है मुंबई के रिहायशी इलाके मुंबा देवी में पटेल बिल्डिंग नाम की एक इमारत है जो कि 3 मंजिला इमारत है। कल शाम 6:45 पर इस इमारत में आग लगी थी। तुरंत दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी गई। वहां पे दमकल विभाग पहुंचती है और उसके बाद आग पर नियंत्रण पाती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में करीबन 5 लोग जख्मी हो गए जिन्हें नजदीकी जीटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। किसी भी तरह की जान मान की हानि नहीं हुई है, लेकिन बेशक 5 लोगों को इसमें चोटें जरूर लगी है। जी, आग लगने के कारण क्या साफ हो पाए हैं? किस वजह से आग लगी थी? देखिए, अभी तक आधिकारिक बयान किसी भी विभाग के सामने नहीं आया है कि आग क्यों लगी थी, लेकिन लोगों का कहना है कि वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसके कारण ये आग वहां लगी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आज फिर से आम लोगों को महंगाई का झटका लगा है। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा दर्ज किया गया है। पिछले 8 दिनों में 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो गए हैं। देश भर में पेट्रोल के दाम 80 पैसे और डीजल के दाम 70 पैसे बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 80 पैसे की बढ़त के बाद 100.21 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं डीजल के दामों की बात करें तो डीजल के दामों में 70 पैसे की बढ़त के बाद 91.47 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 85 पैसे बढ़कर 115.04 रुपए प्रति लीटर पर आ गए हैं। वहीं 75 पैसे बढ़कर डीजल के दाम 99.25 रुपए प्रति लीटर पर आ गए हैं। एक बार फिर से देशवासियों को बढ़ते कीमतों की मार झेलनी पड़ रही है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। जय हिंद।